मैं लबे शिकवा को नवाजिश मेहरबानी, मैं लबे शिकवा को सी लेता हूँ, चंद घड़ियां हैं यूं ही जी लेता हूँ, एक बार समझ लेता हूँ जिसे दोस्त का हाथ, फिर उस हाथ से जहर भी पी लेता हूँ। इनाम की शक्ल में कुछ भी दिया जाए, मुझे तालियां मिले या गालियां मिले, मैं सब सहने को तैयार हूं। ख़वातीन और हज़रात, मेरा सफर बड़ा लंबा है। मेरी पैदाइश से पहले 1937 में मुझसे पहले मेरे चंद भाई थे। एक था शम्सुर रहमान, वो पैदा हुआ, 8 साल की एज को पहुंचा और वो फौत हो गया। उसके बाद हबीबुर रहमान, ये दूसरा मेरा भाई, वो पैदा हुआ, वो 8 साल की एज को पहुंचा, वो भी गुजर गया। तीसरा फजलुर रहमान, ये सब रहमान थे, इसलिए कि मेरे वालिद का नाम, मेरे पिताजी का नाम अब्दुल रहमान था। तो ये सब मेरे 4 भाई एक एक करके मर गए। 1942 में वो वक्त था जब मैं पैदा हुआ। 22 अक्टूबर 1942, ये डेट भी मुझे नहीं मालूम थी क्योंकि मैं काबुल में था, वहाँ काबुल में पैदा हुआ, कुछ याद नहीं। वहाँ जाहिलों की बस्ती है, गरीबों का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, कोई नहीं जानता कि क्या क्या तारीख होगी, क्या मौका होगा। मैंने उस राम मोदी साहब से पूछा कि सर, उसने बताया कि उनकी फिल्म पुकार 22 अक्टूबर 1942 को रिलीज हुई थी। तो इस तरीके से मुझे पता चला कि मेरी फिल्म, मैं पुकार से दुनिया में आया हूँ और पुकार ने मुझे ललकार का एक मौका दिया और मैं सुरा मोदी साहब का बहुत बड़ा फैन बन गया कि उन्होंने मुझे मेरी वो पैदाइश का दिन बताया। उसके बाद जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालदा एकदम बौखला गई। उन्होंने कहा, ये यहाँ की हवा मेरे बच्चों के लिए साजगार नहीं है, मुझे यहाँ से ले चलो। अब मेरे वालिद गरीब आदमी, वो सब क्या करते, मजबूरी में तंग आकर दोनों मुझे छोटी सी लाश को लिए अफगानिस्तान से सफर करते हुए, काबुल से होते हुए सीधा बंबई पहुंचे। बंबई में एक बहुत ही गंदा इलाका है, कमाटीपुरा पहली गली, जो स्लम है, ऐसा स्लम, इतना गंदा स्लम कि शायद दुनिया में कहीं ये नहीं होगा। वहाँ जाके हम रहे, हमारे चारों तरफ प्रोस्टिट्यूट्स, यूनक्स, हिजड़े, शराब, चरस, गांजा, जुआ, जो दुनिया की बुराइयां थी सब होती थी। अब मेरे वालिद, देखिए जिंदगी का फर्स्ट टर्निंग पॉइंट, मेरे फादर, मेरे वालिद, वो मुंबई का बोझ बर्दाश्त न कर सके, तो मेरी माँ में और मेरे वालिद में मनाव नहीं हुआ और कुछ दिनों के बाद दोनों में तलाक हो गया।
पहला झटका मेरी जिंदगी का ये है कि मैं साल भर को नहीं पहुंचा था और मेरी माँ और मेरे वालिद अलग हो गए, तलाक हो गया दोनों का। उसके बाद मेरे नाना आए, मेरे मामू भी आए। नाना ने आकर मेरी माँ से कहा कि देखो, एक नौजवान औरत का, एक कद्दावर खूबसूरत औरत का, एक पठान शेरनी का बम्बई जैसे शहर में और इस इलाके में अकेला रहना मुमकिन नहीं है, तुमको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। और मजबूरन मेरी माँ को दूसरी शादी करनी पड़ी। She got married again and मेरे फादर स्टेप फादर, वो बहुत अच्छे कारपेंटर थे, बम्बई के कारपेंटर थे, लेकिन काम नहीं करते थे। आपने देखा होगा अक्सर और बेशतर हमारे यहाँ जो ये मैकेनिक्स होते हैं, कारपेंटर होते हैं या प्लम्बर होते हैं, ये लोग काम नहीं करते। ये जब इनसे बात करो तो ये नजरें कहीं और हटा के बातें करते हैं। ये मैंने एक जिंदगी में एक डायलॉग लिखा है कि जिनमें नजरें मिलाने की ताकत नहीं होती वो आपको गले लगा देते हैं। या पैर छू लेते। पैर छूना, देखिए, नजरों में देखकर आप मुझसे बात कीजिए, मेरी तारीफ कीजिए, मेरी बुराई कीजिए, जो आपके मन में आता है वो कीजिए, मगर वो आपकी हिम्मत की जरूरत है। लेकिन आप पैर छू लिया आपने, मतलब मेरी नजरों से कुछ देर के लिए नीचे चले गए, फिर वापस आए। ये बहुत मुश्किल काम है सर। हाँ, इसी तरह अब क्या हुआ कि मेरे वालिद जाकर खड़क में एक मस्जिद थी, उसमें इमाम बन गए और नमाज पढ़ाते थे लोगों को, और मैं तनो तनहा जिंदगी की मुसीबतों में चलता रहा। स्कूल गया, स्कूल से अब 5वीं 6वीं तक तो चल गया, लेकिन हर दूसरे या तीसरे रोज फाका होता था हमारे घर में खाने को नहीं। ये जिंदगी में भूख क्या होती है वो सहा है हमने, दुख क्या है वो सहा है हमने। मैं दुख की बात कर रहा हूँ सर, आप पानी मत पीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है वो पानी मुझ पर गिर रहा है। खैर, मुझसे जब भी कभी घर में फाका होता था, खाने को नहीं होता था, तो मेरे वालिद, मेरे स्टेप फादर मुझसे कहते थे, जा तेरे बाप के पास और उससे कह के 2 रुपया दे। मैं जाता था, छोटा सा बच्चा, रोजाना जाके मेरे बाप से, मेरे अब्बा से 2 रुपए मांग के लाता था। वो 2 रुपए देते थे, वो 15 रुपए उनकी तनख्वाह थी, कब तक देंगे वो 2 रुपए के लाता था। उसमें 1 रुपए का आटा, 8 आने की दाल, 8 आने का घासलेट, उसमें खाना बनता था। जब खाना मेरी माँ बना लेती थी तब हम खाते थे। ये जिंदगी यूं ही गुजरी है सर। जिंदगी ने ऐश नहीं कराया। जब खाने का वक्त था तब तो रोटी नहीं मिली, और जब रोटी आई तो भूख मर गई। कुछ नहीं। एक बार घर में बहुत बुरी हालत थी,
गली के बच्चों ने कहा, अरे तू क्या रोजाना स्कूल जाता है, चल हमारे साथ, हम जाके किसी वो बोरी काका के यहाँ पर पतरे के कारखाने में काम करेंगे, 3-4 रुपये रोज का मिलेगा, तेरे घर की हालत सुधर जाएगी, या थैली काटने का काम करते हैं। अब मैं उनके साथ, मैंने किताबें फेंक दी, मैंने कहा ये सही है, और मैं उनके साथ 3rd फ्लोर पे हमारा मकान था, वो रूम में से चलता हुआ मैंने एक सीढ़ी से नीचे पांव रखा। अभी पांव रखा ही था कि मुझे लगा कांधे पे किसी ने हाथ रखा है। मेरी माँ ने कहा, मैं जानती हूँ तू कहाँ, तू इनके साथ जा रहा है 3 रुपए और 4 रुपए रोज के कमाने के लिए, ताकि हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए। बेटा तू जा, जो तेरे मन में है तू कर, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, मगर एक बात याद रखना, ये घर की गरीबी, तकलीफें, उदासी, मनहूसियत, भूख, ये नहीं खत्म होगी इस 3 रुपए से। तू सारी जिंदगी काम करेगा, 3 रुपए का ही लायक रहेगा, 3 रुपए का ही रहेगा तू। उससे लड़ने के लिए मैं हूं। तुझे अगर वाकई अपने इस घर की भूख मिटाना है तो एक काम कर, तू पढ़, तू पढ़, मैं तेरे साथ दुख झेलूंगी। मेरी उस मां ने उस दिन इस तरीके से पढ़ कहा कि मेरे लगा सर से लेके पैर तक रोम रोम में किसी ने पिघला हुआ शीशा मेरे अंदर डाल दिया। मैं बौखला गया, मैं दौड़ के वापस गया, मैंने अपनी किताबें उठाई और अपना बैग लिया, अपने दोस्तों को चीरता हुआ और सीधा स्कूल चला गया। वहां से लेकर मैंने एजुकेशन कंप्लीट करने तक कभी मुड़ के नहीं देखा। जिंदगी के हर दुख, हर तकलीफ, हर चीज को माँ ने, जब कभी दुख होता था माँ सर पे हाथ रख देती थी, बस वो हाथ रखना ही उसका काफी था। माओ, तुम्हारे पास इस देश का भविष्य है, तुम्हारे बच्चे इस देश का भविष्य हैं। हर एक बच्चा, उसमें से 10 कादर खान पैदा हो सकते हैं। याद रखिए, आपकी औलाद आपकी छत्र छाया में ऐसे ही पलो। माएं शेरनी की तरह होती हैं, शेरनी की तरह, वो उसे शेर की तरह डांटती है, और जब जरूरत होती है तो हिरनी की तरह उसे चाटती है। मैंने खैर अब बोलने की ताकत नहीं है, गला भर गया है, माँ याद आ गई। इस स्टेज पर आने के बाद हमेशा माँ के नाम जिक्र लेने के बाद माँ याद आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है सब मेरी माएँ बैठी हैं और मैं उनके बीच उनकी औलाद बैठा हुआ हूँ। मेरे लिए दुआ करना। मैंने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में, फिर AMI किया, दैट इज ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन 2 साल का। उसके बाद 2 साल का MIE किया, विच इज पोस्ट ग्रेजुएशन, और मैंने सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद चलता हुआ कुछ लिखने को मन करता था तो ड्रामे लिखे, जो कोई अच्छा बोलता था उसके बोलने की नकल करता था। हमारे प्रिंसिपल साहब, उनका नाम था S. सैयद
एस दसनवी साहब, सैयद शहाबुद्दीन दसनवी साहब, वो इत्तेफाक से दिलीप कुमार के टीचर रह चुके थे और हमारे स्कूल में, वो साबु सिद्दीक में, यहाँ बाइकल्य में एक स्कूल है, उसमें वो मेरे प्रिंसिपल थे। हम उनका सुबह से शाम तक सिर्फ उनका बोलना, कैसे बोलते हैं वो, कैसे चलते हैं, कैसी बात करते हैं, क्या अंदाज है उनके बोलने का, वो हम देखते थे और नकल करते थे। हाँ, वो भी चले गए दुनिया से। खैर, एक कंपटीशन हुआ। मैं कभी भी फिल्म लाइन में कभी आना ही नहीं चाहता था। फिल्म वालों को ये अजीब सी ताज्जुब था कि ये आदमी ये काम जानता है, पढ़ा लिखा है, एक्टिंग कर लेता है, डायरेक्शन कर लेता है स्टेज पर और लिख भी लेता है, ये फिल्म लाइन में क्यों नहीं आता? मैंने कभी फिल्म लाइन के दरवाजे नहीं खटखटाए। एक कंपटीशन हुआ, उसमें मेरा ड्रामा गया, लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन, उसको सारे अवार्ड मिल गए, बेस्ट राइटर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सब। और मुझे 1500 रुपये कैश में मिले। सर, 300 रुपये तनख्वाह पाने वाला आदमी, उसको 1500 मिल जाए तो दीवाना हो जाएगा वो। और 1500 मुझे मिले। और उस प्ले में जो जजेस थे वो फिल्म लाइन के जजेस थे। नरेंद्र बेदी साहब, लेट नरेंद्र बेदी, उनके फादर लेट राजेंद्र सिंह बेदी और कामनी कौशल साहिबा, ये सब मेरे पास आए। इन्होंने आके कहा कि तुम फिल्म लाइन में क्यों नहीं आते हो? मैंने कहा मैं क्यों आऊँ सर, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी माँ ने कहा पढ़, मैं पढ़ने में लगा हूँ, मुझे आप गुमराह मत कीजिए, मैं मेरी माँ की तमन्नाओं को पूरा कर रहा हूँ। खैर, मैं मुझसे नरेंद्र बेदी साहब ने कहा मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, जवानी दीवानी। अभी देखिए आज के दौर में फिर वो फिल्म बनी है, ये जवानी दीवानी है। लोग कहते हैं कि तुमको अपनी रॉयल्टी डिमांड करना चाहिए। क्या रॉयल्टी? मैंने कहा मैंने कभी डायलॉग नहीं लिखे। कहता तुम उस फिल्म के डायलॉग लिख दो। मैंने कहा मैंने कभी डायलॉग लिखे नहीं। कहा ये जो ड्रामे में बोलचाल तुम लिखते हो, इसी को डायलॉग बोलते हैं। मुझे पहली बार पता चला कि डायलॉग किसको कहते हैं। और मैं वहाँ से, मेरे पास एक स्कूटर थी, स्कूटर लैम्ब्रेटा, उस पर बैठ के मैं आज़ाद मैदान के सामने क्रॉस मैदान है, वहाँ जाके बैठ गया। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। हर लम्हा मुझे एक फुटबॉल आगे लगता था और मैं वो सीन लिख रहा था वहाँ बैठा हुआ। लिखते 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 जब बहुत चोट लगी, जब बहुत लिख लिया, उसके बाद मैं गाड़ी लेकर बांद्रा वापस आया। नरेंद्र बेदी साहब, रमेश बहल साहब जो प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने जो ट्रेन बनाई थी, ये सब वहाँ पड़े हुए थे। ये लोग बियर पीकर टाइट हो गए थे। मुझे देखा तो कहा ये गधे के बच्चे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा सर गाली क्यों दे रहे हो? बोले नहीं मैंने गाली नहीं दिया। मैंने कहा आपने गधे के बच्चे कहा। मैं गधा नहीं हूँ सर, मैं मेहनती आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ। आपने कहा वो मैंने कर लिया। क्या कर लिया? मैंने कहा आपने जो डायलॉग दिए थे मैं लिख के ले आया हूँ। अरे 3 घंटे में, 3.5 4 घंटे में
मैंने उनको पढ़ के सुनाया, वो बौखला गए। उसमें 3 बापों वाला सीन होता है और वो 3 बाप एक को बाप बनाने के लिए कहा, वो नहीं आया। दूसरे से कहा कि तू मेरा बाप बन जा, कॉलेज के प्रिंसिपल ने बुलाया, वो भी नहीं आया। तीसरे ने भी इनकार कर दिया। तीसरा राजी हो गया, जब उसको लेकर आया तो दूसरे को रहम आया, वो भी आ गया। और उसके बाद पहला भी आ गया। अब कहा कि चौथा भी कोई आने वाला है क्या? एक आदमी के 3 बाप होते हैं, ये तो मैंने कभी देखा नहीं। खैर, वो मेरी शूटिंग जो 1 महीने बाद होनी थी, 1 हफ्ते बाद हो गई। दे फिक्स अप द शूटिंग। 1 हफ्ते के बाद वो शूटिंग पक्की कर दी उन्होंने और हमने शूटिंग में काम किया। और वो 1 हफ्ते में मेरा नाम पूरी इंडस्ट्री में हो गया। कहा कि एक राइटर आया है, अच्छा लिखता तो है, लेकिन वो जो बोलने का तरीका है उसका, डायलॉग जैसे एक्टरों को बोल के सुनाता है, उससे वो एक्टरों को एक चैलेंज हो जाता है। बहुत अच्छा बोलता है वो। और उसके बाद अब तब मेरे स्टूडेंट एक दिन आ गए। मैंने कहा क्या भाई, 150 स्टूडेंट। मैं उस जमाने में स्कूल में पढ़ाता भी था, आई वॉज अ टीचर ऑल्सो। बोला सर आप आके पढ़ाइए, आप पढ़ाते नहीं हैं तो कोई भी आके पढ़ाता नहीं है। मैं उनको मुफ्त में ट्यूशन देता था, मुफ्त में, क्योंकि मुझे किसी ने कभी सर पे हाथ रखा नहीं। मैं हर एक के घर जा जाकर उनको पढ़ा लिया करता था। जिसकी तकलीफ होती थी उसको घर से निकाल के लाता था कि पढ़ो, मेरी माँ ने मुझे ऐसे ही पढ़ाया था, तुम भी पढ़ो। सर वो पढ़ने के बाद कहा आप नहीं पढ़ाते हैं। मैं इनको मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैकेनिक्स, टेक्निकल स्कूल था वो, अप्लाइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब सब्जेक्ट में पढ़ाता था उनको। ये पढ़ाने के बाद सर वो जिस तरीके से भी हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि सर, मैंने कहा मैं यहाँ से रात को 12 बजे छूटता हूँ, मैं कैसे आऊँ? कहा सर आप आइए, हम आपका वेट करेंगे। मैं रात 11 बजे शूटिंग खत्म हुई, अपने स्कूटर पर बैठा, RK स्टूडियो से सीधा मैं बाईकल्ला आया। साबु सिद्दीक पॉलिटेक्निक एक स्कूल है, पॉलिटेक्निक है, उसके अंदर एक ड्राइंग हॉल है, उसमें देखा बड़ा सा एक हॉल, उसमें 150 स्टूडेंट मेरे लिए तैयार बैठे थे। और मैंने, कोई मेरे लिए चाय बना रहा है स्टोव पर, कोई एक ने आके मेरे सर पे बाम लगाया, दूसरे ने पट्टी बांध दी और कहा सर स्टार्ट। और मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मैं 1 महीना नॉन स्टॉप पढ़ाता रहा। और इत्तेफाक की बात यह है कि मेरा पूरा बैच फर्स्ट क्लास में पास हुआ। ये पोर्शन मैं किसी फिल्म में डालूंगा, ये पोर्शन मैं फिल्म में डालूंगा, ताकि मेरे टीचरों को, मेरे वो बच्चों को, सबको एक मौका मिले कि एजुकेशन क्या है और कैसे एजुकेशन हासिल करते हैं, कैसे एजुकेशन की कदर करते हैं। मैं अब लौटा, शूटिंग ख़त्म की और अब मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा था, मुझे फिल्म में 1500 रुपये मिले, 500, 500 और 500 करके 3 बार, तो मुझे 1500 मिले।
शायद इतना ही होता होगा। उस फिल्म को करने के बाद मैं जब स्टेज सेट से बाहर आया तो एक साहब और खड़े थे। बोला, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरा नाम रवि मल्होत्रा है। फिल्म बनी थी खेल खेल में, अगर आपको याद हो, ऋषि कपूर था उसमें। और सर उस फिल्म को उन्होंने कहा कि आप मेरी ये फिल्म लिख दें। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट मेरे लिए चिल्ला रहे हैं। उन्होंने एक मोटा सा लिफाफा दिया तो मोटा था जरा, वो मोटे लिफाफे की मोटाई ने मेरे कदम डगमगा दिए। मैं वापस आया, मैंने गिना उसको तो 20,000 रुपए थे। कहाँ 1,500 रुपए, कहाँ 20,000 रुपए। सर उसके बाद वो फिल्म मैंने की। दूसरे दिन एक और प्रोड्यूसर आ गए, इब्राहिम नडियाड वाला। उन्होंने रफू चक्कर के लिए मुझे साइन किया। वो फिल्म मैंने की। तब मनमोहन देसाई से मुलाकात हुई। मनमोहन देसाई ने मुझे बुलाया, कहा, देख मियाँ, मेरा मालूम है ये मियाँ वालों को लिखने को नहीं आता है, ये शायरी लिखते हैं नहीं तो मुहावरे लिखते हैं। अगर तू ये सब लिख के लाएगा तो मैं फाड़ के गटर में फेंक दूंगा। मुझे बुरा लगा। मैंने कहा अगर अच्छा लिख कर लाया तो, अरे बोले तब तो मैं तेरे को सर पे बिठा के नाचूंगा जैसे लोग गणपति को लेके नाचते हैं। मैं गया, रोटी फिल्म थी मेरी और क्लाइमेक्स का पोर्शन था। वो लोग जाने वाले थे बाहर आउटडोर क्लाइमेक्स के लिए, और मैंने रात भर बैठ के रोटी का क्लाइमेक्स लिखा। राजेश खन्ना और मुमताज थे उसमें। सर वो फिल्म लिखने के बाद मैं जब दूसरे दिन गया तो वो मनमोहन देसाई अपने घर के बाहर, मैं ओवरनाइट 21,000 से 1,21,000 चला गया। अब लोगों ने कहा ये आदमी तो बड़ा, और उसने फोन करके तमाम प्रोड्यूसरों को, सबको, राइटरों को, सबको कहा बाप आ गया लिखने वाला। उनको बताएगा कि लिखना किसको बोलते हैं। अरे तो दीवाना था। उसके बाद सर वो आदमी हर रोज मुझसे, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते तुम मेरे पास, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते मेरे पास। ये 3 तरीके से बोलना सिखाता था वो आदमी, और उसके बाद लिखवाता था, और उसके बाद वो आदमी कहता था ये तेरा है। उसने मुझे काम करवाया भी और लिखवाया भी, लिखना सिखाया। आज उन लोगों दुनिया में वो लोग नहीं है तो मेरा काम करने को मन नहीं करता सर। मैं कहां से लाऊं ऐसे राइटर्स, कहां से लाऊं ऐसे प्रोड्यूसर जो मुझे काम सिखाकर मुझसे काम करवाएंगे, मुझे डांट कर, मुझे गाली देकर, मुझे झिंझोड़ कर मुझसे काम करवाएंगे। सर क्या बात है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में करवट करवट दीप करे जन्नत। यही हालत प्रकाश मेहरा की थी। प्रकाश मेहरा साहब, वाह वाह, मुकद्दर का सिकंदर आपने सुनाई, मैं खुद हिल गया। मुकद्दर के सिकंदर में मेरी शुरुआत थी। वहां से जो फिल्म स्टार्ट होती है, वो डायलॉग सुनाऊं मैं आपको।
एक फकीर कब्रिस्तान में आता है, इसको थोड़ा सा रिवर्ब कर दो यार। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैंने देखा दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं कब्र के पास कि बच्चों इस कब्र हमारी मां मरी, उठो देखो इनमें भी कोई किसी की मां है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बाप है। अरे मौत से किसको रस्तगारी है, मौत से किसको रस्तगारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। सबको जाना है बेटा, मगर इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। अगर सुख में हंसते हो तो दुख में कैक़े लगाओ। अरे सुख तो बेवफा है, एक तवाइफ की तरह चंद लम्हों के लिए आता है और मुस्कुरा के नखरे दिखाकर चला जाता है, मगर दुख तो अपना साथी है, एक बार आता है तो कभी लौट के नहीं जाता है। इसलिए सुख को ठोकर मार, दुख को गले लगा। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। और यहां से अमिताभ बच्चन बड़ा हो जाता है और वो बाइक गाना गाता हुआ जा रहा है और इस तरीके से वो फिल्म सुपर डुपर फिल्म बन गई। ये मैं जिंदगी के सारे वाकयात आपको सुनाने जाऊं तो कई लम्हे गुजर जाएंगे, कई साल गुजर जाएंगे, कई महीने गुजर जाएंगे। मैं छोटी सी बातें आपको मैंने याद दिलाई। मैं इन मोहल्लों से गुजरा हूँ, उसके बाद जब मैंने देखा कि अब जीने के लिए वो माहौल नहीं है, वो साथ जैसे मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया, चला गया मैं। लेकिन अभी फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, अच्छा काम करूंगा थोड़ा सा, और उसके बाद आपका दिल बहलाऊंगा, आपको ये कहने का मौका होगा और घर घर जा जा के जिन बच्चों को काम करना होगा उनकी सरपरस्ती करूंगा। और जो बच्चे लिखना है, सब एक्टर नहीं बनते, कोई डायरेक्टर भी बनता है, कोई राइटर भी बनता है। कुछ को राइटर बनाऊंगा, कुछ को एक्टर बनाऊंगा, कुछ को डायरेक्टर बनाऊंगा। ये मेरा वादा है। कि मैंने 450 फिल्मों में एक्टिंग की, 250 फिल्मों के डायलॉग लिखे, टोटल मिला के 700 रुपये। अभी थोड़ा सा काम कर ले, 1000 का आंकड़ा जो है चलिए, नवाजिश, मेहरबानी, आपको खुश रखे मालिक, आपको पल पल एक एक करवट खुद दे, आपकी तालियां मेरी आह में बदल देती।